सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के हमारे निदेशक श्री आलोक चटर्जी जी वो यहाँ पर मंच में आ जाएं। उनका स्वागत है यहाँ पर जोरदार तालियों के साथ। मैं चाहता हूँ हमारे एमपीएचडी फर्स्ट बैच की प्रिया जी वो यहाँ पर आएँ और बुके देकर हमारे निदेशक श्री आलोक चटर्जी जी का स्वागत करें, वेलकम करें। अगर आप कुछ बोलना चाहें तो हमारे लिए। आदरणीय दर्शकों, बहुत अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि प्रस्तुति और दर्शकों के बीच में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए, सबको प्रस्तुति का आनंद लेना है। बहुत हर्ष का विषय है। चबूतरा मंच सृजनात्मकता की नई ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। अनलॉक 5 के निर्देश के अनुसार पहले ही दिन से जो यहाँ रंग संगीत का कार्यक्रम हुआ, जिसमें भोपाल के कलाकारों ने भागीदारी की, गायक कलाकारों ने, वादकों ने और थिएटर ग्रुप्स ने, और उसके बाद फिर यहाँ पर इंटर्नशिप कार्यक्रम के तहत सोनू साहा का हुए वही जो राम रची राखा आपने देखा। 8 बैच के अक्षय अपने बैच के बड़े होनहार अभिनेता रहे हैं और औरैया उत्तर प्रदेश से आते हैं, और इसके पहले हिमाचल मंडी से हमारे बड़े भाई और एनएसडी के निदेशक सुरेश शर्मा के इंस्टीट्यूट से भी ट्रेंड हो चुके हैं। उन्होंने अपनी इंटर्न्स प्रस्तुति के लिए ये नाटक चुना डारिया होगा, और नाट्य विद्यालय बहुत हर्ष का अनुभव करता है कि नाट्य विद्यालय के विद्यार्थी ना सिर्फ अपने क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं, बल्कि अपने क्षेत्रों से आके भोपाल में नाट्य विद्यालय परिसर में भी काम कर रहे हैं। प्रिया पहले बैच की स्नातिका हैं, बहुत ही होनहार अभिनेत्री और गायिका, और विद्यालय में भी वर्तमान रूप से जुड़कर काम कर रही हैं। तो नाट्य विद्यालय के पूर्व स्नातकों को भी नाट्य विद्यालय से जोड़ा जाना चाहिए, और नाट्य विद्यालय के विस्तार कार्यक्रम में जो बड़ों के वर्कशॉप हो रहे हैं उसमें नाट्य विद्यालय के ही 3 ग्रेजुएट्स को टेक्निकल असिस्टेंस के लिए भेजा जा रहा है। तो इस तरह से स्थानीय रंगकर्मी, मध्य प्रदेश के रंगकर्मी, भोपाल के रंगकर्मी और नाट्य विद्यालय के स्नातक, इसका एक सूत्र बन जाए, इसका एक पूरा कार्य संधारण हो जाए, उसका पूरा कार्य स्वरूप डिसाइड हो जाए, ऐसी योजना चल रही है और वो अपने रूप में संधारित भी हो रही है। मैं अखंड शर्मा का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आवाज़ बार बार चली जाएगी, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ, माइक बीच बीच में अपना चरित्र खो रहा है, पर मैं इससे बिल्कुल माइक से डिपेंड नहीं करता। आप सभी दर्शकों का स्वागत है, क्योंकि आप लोग की वजह से ही नाट्य विद्यालय नए नए कार्यक्रम कर पाता है। आप ना होते तो हमारा क्या होता। आप ही तो नाट्य विद्यालय और नाट्य प्रस्तुतियों के पहले प्रेक्षक गणपति हैं। मैं वर्तमान बैच के अपने विद्यार्थियों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं जो यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री परवेज़ खान जो उनको ट्रेनिंग देने आए हैं, और उनका कल डेमो है, वो देखने आइए। हमारे वर्तमान बैच के विद्यार्थी कल करने जा रहे हैं परवेज़ खान के निर्देशन में डेमो फिल्मी स्टंट्स का। उसका पोस्टर भी जारी हो रहा है अभी फेसबुक पेज पर। आप सब स्नेह भरे निमंत्रण के साथ आमंत्रित हैं। खुद भी आइए और दोस्तों को भी आइए। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या है, हम और दर्शक एकोमोडेट कर सकते हैं बाकायदा डिस्टेंसिंग के साथ। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, आज भी, कल भी और भविष्य के लिए भी। जय रंगमंच, नमस्कार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्री आलोक चटर्जी जी, मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक। अब मैं चाहता हूँ श्री शोभा चटर्जी जी, श्रीमती शोभा चटर्जी जी, उनको बुलाना। प्लीज़ मैम आइए आप। मैं चाहता हूँ प्रिया जी आप बुके देके मैम का स्वागत कीजिए। परवेज सर हैं क्या? आप नहीं आए? मैं चाहता हूं दीपक सर,
आप आ जाइए। ये वर्तमान में करंट बैच में क्राफ्ट की क्लास दीपक सर ही ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ आइए और प्रिया जी आप बुके देकर वेलकम कीजिए। गुड इवनिंग। मैं हूँ क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर श्यामानंद वाजपेयी और ये है मेरा दफ्तर दिल्ली के बदनाम पुलिस हेडक्वार्टर की पहली मंजिल पर। अब बदनाम इसलिए कि अभी कुछ ही दिनों पहले एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जब एक आतंकवादी कुछ मंजिल ऊपर के ऐसे ही एक कमरे से पूछताछ के दौरान खिड़की से नीचे कूद पड़ा। अब मेरे साथियों का दावा कि यह मामला खुदकुशी का है, वाजिब होते हुए भी इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट से मेल न खा सका। कमेटी के मुताबिक मामला एक्सीडेंटल है, थोड़ा पेचदार केस है ना। बस फिर क्या था, पब्लिक का गुस्सा भड़क उठा और शुरू हो गए आंदोलन, दोषारोपण जो हफ्तों इस बिल्डिंग को घेरे रहे। अब आप ही बताइए, मेरे जैसा ईमानदार नेक पुलिस वाला ऐसे माहौल में अपना काम राजदारी से कैसे कर सकता है। खैर, हर तरह के लोग पहले यहीं लाए जाते हैं, चोर, उचक्के, लफंगे, बदमाश, पॉकेटमार। ये एक तरह का सॉर्टिंग डिपार्टमेंट। नेक्स्ट। वैसे मैं आपको आगाह कर दूं कि इस नाटक का लेखक हम पुलिस वालों से बेइंतहा नफरत करता है, इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी उसके एंटी अथॉरिटेरियन मजाकों का शिकार बनना पड़ता है। आराम से। तुम ऐसी हरकत पहले भी कई बार कर चुके हो, जानते हो तुम कितनी बार पकड़े जा चुके हो। मैं आप एक मिनट। हाँ, 3 बार साधु, जर्नलिस्ट, कमिश्नर, सेक्सोलॉजिस्ट, कुल मिलाकर 11 गिरफ्तारियां, लेकिन मेरा कसूर एक बार भी साबित नहीं हुआ इंस्पेक्टर। अब तक तुम कैसे बचते रहे ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब तुम्हारी खैर नहीं। ललचा गए क्यों? मेरा साफ सुथरा रिकॉर्ड देखकर मुंह में पानी भर आया है ना। तुम पर इल्ज़ाम है कि तुम साइकेट्री के प्रोफेसर और पटियाला यूनिवर्सिटी के भूतपूर्व लेक्चरर की शख्सियत नकली तौर पर इख्तियार करते थे। ये धोखाधड़ी है। हाँ, अगर कोई दुरुस्त होशो हवास वाला आदमी ऐसा करे तो, पर मैं तो पागल हूँ, एक सर्टिफाइड पागल। ये रही मेरी मेडिकल रिपोर्ट। 16 बार एक ही चीज, हिस्ट्रोनिक मैनिया। हिस्ट्रोनिक मैनिया ये लैटिन के हिस्टियोनेट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है अभिनय करना। थिएटर मेरा शौक है, वो भी थिएटर ऑफ रियलिटी। इसीलिए मेरे साथ काम करने वाले बाकी एक्टर्स भी रियल होने चाहिए। उन्हें पता भी नहीं लगना चाहिए कि वो मेरे प्ले में काम कर रहे हैं, नहीं तो मुझे उन्हें कुछ पैसा भी देना पड़ेगा, और पैसा मेरे पास है नहीं। यही तो तुम उन्हें ठगते हो। नहीं, मैंने आज तक किसी को नहीं ठगा। हाँ, ज्यादा नहीं। और मैंने संगीत नाटक अकादमी में ग्रांट के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन
पहुआ न होने की वजह से काम नहीं बना। देखो मेरे रिपोर्ट के हिसाब से तुम अपने एक पेशेंट से एक विजिट के 10,000 रुपए लेते हो। बाप रे, इतने पैसों पे तो मैं रिटायर हो सकता हूँ। मेरी क्वालिफिकेशंस के हिसाब से ये एकदम जायज़ फीस है। कैसी क्वालिफिकेशन? 20 साल तक 16 पागल खानों में इस धंधे के कुछ बेहतरीन डॉक्टरों के अंडर लगातार ट्रेनिंग। आम आदमियों की तरह अपना वक्त बर्बाद करने की बजाय मैंने अपने आप को पढ़ाई में डुबो दिया। यहाँ तक कि जब बिस्तर कम पड़े तो उनके साथ सोया भी। 3-3 लोग एक साथ एक बिस्तर में, तुम खुद मालूम कर सकते हो। मैं तो एक जीनियस हूँ। फरीदाबाद के इंडस्ट्रियलिस्ट की जो मैंने लाजवाब डायग्नोसिस की थी ना, एकदम बेमिसाल। फीस भी ली होगी एकदम बेमिसाल। फीस तो ट्रीटमेंट का ज़रूरी हिस्सा होती है। अगर इन गधों से 10,000 भी न झटकूं तो ये कभी भी मेरी काबिलियत पर यकीन ही नहीं करेंगे। इससे ज़रा भी कम और वो सोच लेंगे मैं कोई बेकार नौसिखिया या गवार। यहाँ तक कि फ्राइड का ओह सिगमंड फ्राइड, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। हाँ, तो फ्राइड का कहना भी यही है कि जितना तगड़ा बिल उतना ही काबिल डॉक्टर। तब तो बड़े अफसोस की बात है कि तुम्हारे पेशेंट ने तुम्हारी रिपोर्ट कर दी। पागल साला। ये तुम्हारे विजिटिंग कार्ड है ना? हाँ, यस। प्रोफेसर राममूर्ति, साइकियाट्रिस्ट, फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। तुम राममूर्ति हो? खाली राममूर्ति नहीं। क्या मतलब? हाँ, मैं प्रोफेसर राममूर्ति हूँ। तुम? बिल्कुल। कृष्णा कोचिंग इंस्टीट्यूट में संस्कृत, इलेक्ट्रॉनिक्स और डांस की इवनिंग क्लासेस ले। यहाँ लिखा है साइकियाट्रिस्ट, कॉमा के बाद। हाँ। फुल स्टॉप से पहले। हाँ, यही तो। क्या ये? प्रोफेसर राममूर्ति, कॉमा कैपिटल पी से साइकियाट्रिस्ट, फुल स्टॉप। आपको पंक्चुएशन और सिंटैक्स के बेसिक रूल्स तो पता ही होंगे। इसमें धोखाधड़ी कहाँ है? ये बिल्कुल पागल है साहब। फॉर्मली लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला, ये सच है या झूठ? फॉर्मली के बाद क्या? एक और कॉमा। तुम क्या पढ़ भी नहीं सकते? सॉरी, ध्यान नहीं दिया। बस आप इन छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और मेरे जैसे मासूम लोग फालतू में ही जेलों में ठूस दिए जाते हैं। पागल हो? मुझे मालूम है। इन कॉमर्स का इन सबसे क्या लेना देना है? आप जैसे कम पढ़े लिखों के लिए, मतलब आप जैसे, इन पंक्चुएशन से पूरे सेंटेंस का मतलब ही बदल जाता है। कॉमा के बाद पढ़ने वाला यानी कि आप एक छोटी सी सांस लेते हैं और बस ये सांस सब मायने बदल देती है। इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ा जाएगा: प्रोफेसर राममूर्ति, कॉमा कैपिटल पी से साइकियाट्रिस्ट, फुल स्टॉप, फॉर्मली, कॉमा लेक्चरर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पटियाला। देखा? ठीक से पढ़ा जाए तो एक गधा भी समझ जाएगा। तेरा मतलब मैं गधा हूं? नहीं, बस आपकी ग्रामर को थोड़ी सी घुन लग गई है। ओह, तुम चाहो तो मैं एक रिफ्रेशर कोर्स दे सकता हूं। जरूरत नहीं। बहुत ही कम दामों पे। नहीं, मुझे मालूम है तुम्हारी आमदनी कुछ घट सी गई है। चलो हम हिंदी के स्वर और व्यंजनों से शुरू करते हैं। आ ई क्या पाया? वेरी गुड। तुम भी शुरू हो जाओ। देखो फालतू बकवास मत करो। ये व्यंजन है, पहले स्वर। अरे चुप बैठ, यहाँ चुप कर बैठ। पहले अपना स्टेटमेंट लिखवा। हाँ, ला मैं टाइप के देता हूँ। क्वालिफाइड सेक्रेटरी। शट अप। शॉर्ट हैंड। अरे आई एम मैन अ पिट मैन। कांस्टेबल कार्बन लाना वहाँ। हथकड़ी लगा, इसको हथकड़ी लगा जल्दी अंदर भरे इसको, अभी मार। आईपीसी की धारा 122 के अनुसार कोई भी जन अधिकारी यदि अपनी कार्यावधि में किसी मनोविकृति से पीड़ित व्यक्ति पर हिंसा या उसका प्रयास करता है तो 5 से 15 वर्ष तक का कारावास और सेवावृत्ति जब्त। जरूर ये सब कानून भी तुमने पागल खानों में ही सीखा हो। एक छक्की प्रोफेसर हफ्ते में 3 दिन क्लास लिया करता था। हिंदू लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी। इम्तिहान ले लो। सी बातों मत आना, बेवकूफ बना। नहीं, मैं आपको बेवकूफ। अरे चुप कर, अब बैठ जल्दी। देर से भूले जा रहा है। हाँ, तो तुम वकील भी बने। वैसे मुझे लगता है उस बार तुम पकड़े नहीं गए, क्योंकि इसमें ना तो किसी वकील का मेंशन है, ना ही डिफेंस काउंसलर का। डिफेंस काउंसलर बनना भी कौन चाहता है? मुझे डिफेंड करने में मज़ा नहीं आता है इंस्पेक्टर। मैं तो आपके समान हूँ। मुझे भी इल्ज़ाम लगाने, सज़ा देने में मज़ा आता है, लाइक अ जज। तो अब तुम जज भी बने। अफसोस कभी मौका नहीं मिला। कितने शर्म की बात है ना। हाँ, लेकिन जज बनने की मेरी तमन्ना बहुत है। जानते हो इनकी खासियत क्या होती है? ये कभी रिटायर नहीं होती। तुम्हारे आम लौंडे लपाड़े 58 के हुए नहीं कि ढीले, सुस्त, काहिल और फिर खल्लास, और फिर वो किसी काम के नहीं रहते। हाँ, लेकिन इसी उम्र में एक साधारण सा मजिस्ट्रेट हाई कोर्ट का जज बन जाता है। ये सब है ना? खामोश, अदालत जारी है। सॉरी मिलो। अब इन कारखानों में काम करने वालों को ही ले लो। 10 साल नौकरी की, किसी हादसे में हाथ कटा और फिर बाहर, या फिर खान का मजदूर
15 साल में फेफड़े खराब और फिर वो किसी काम का नहीं रह गया। हाँ, घरेलू बेबी एक ऐसी नौकरानी है जो कभी रिटायर नहीं होती। उम्र बढ़ने के साथ साथ काम तो बढ़ता जाता है, हाँ, पर इज्जत घटती जाती है और आखिर में वो जैसे तैसे मर जाती है। लेकिन ये नाजुक दुबले पतले जज, इतनी इनकी उम्र बढ़ती जाती है उतना ही इनका इज्जत तो आधा भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ये है मेरे लायक नौकरी। 50 साल तुम्हें, 30 साल तुम्हें, 20 साल तुम्हें और केस डिसमिस्ड। वकील मेरे चैम्बर में आकर रिश्वत भी दे सकता है। रुक जाओ वरना मैं काट लूंगा। क्या? अरे पागल बात कर रही है। पागल है। अरे नहीं नहीं मैं कूद जाऊंगा। मैं अभी कूदा। मैं ही तेरे को धक्का देता अरे हूँ। साहब ये जगह वैसे ही बहुत बदनाम है, हम एक और हादसा मोल नहीं ले सकते। तुम ठीक कहते हो। मैं तो हमेशा ठीक कहता हूँ साहब। और जब मैं वहाँ नीचे फुटपाथ पर पड़ा दम तोड़ रहा होऊंगा तो तुम्हें बता दूं वाकई कि मैं अपने आसपास झुंड लगाए रिपोर्टरों को बता दूंगा कि तुमने मुझे धक्का दिया है। नहीं 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 नहीं, देखो नीचे आ जाओ। हम कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ नीचे आ जाओ। नहीं मैं कूद। अरे देखो हम तुम्हारा बाली वाका नहीं करेंगे, चुपचाप नीचे आ जाओ प्यार से। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। धारा 122 के सबसेक्शन को याद रखो। मनोविकृति से पीड़ित व्यक्ति पर हिंसा या उसका प्रयास 6 से 9 वर्षों का कारावास और नौकरी से बर्खास्तगी। इन्हें याद है। भगवान के लिए नीचे आ जाओ। आ जाओ। लगा दे खिड़की लगा दे। मेरा क्या है, मैं सीढ़ियों से लुढ़क जाऊंगा। दरवाजा ही बंद, दरवाजे बंद। दरवाजे की चाबी को बाहर फेंक दो। ए, नहीं दराज खोल, दराज बढ़ा। दराज की चाबी को- निकल जाओ। हाँ। ये कैसे बात कर रहा हूँ मुझसे आज तक ऐसे किसी ने बात नहीं करी। तू समझता क्या अपने आप को? मैं पागल 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 मैं तुझसे भी बड़ा पागल हूँ। तो तुम भी चलो ना मेरे साथ। चलते हैं। हवलदार जी सर, खोल दरवाजा खोल। एक मिनट नहीं खोल, खोल। please, मुझे माफ करो, मुझे बाहर मत निकालो, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। है ना? अब सीढ़ियों से उतर कर अपना काम तमाम कर। चल अच्छा सुनिए ना, मैं तुम्हें मुलजिमों से बात उगलवाने के तरीके भी आउट। मैं ऐसे तरीके बता सकता हूँ कि रात भर मारो। गेट आउट। मैं तुम्हें बम बनाना सिखा सकता हूँ। इसके जैसे 2-4 और आ जाएंगे दिन में तो मैं ही आत्महत्या कर लूंगा यहाँ से। घड़ियां सारी रुकी, टाइम क्या हो रहा सर 11:30 बजे आपकी एसपी साहब से मीटिंग थी ना, है? अभी जाना है। तो उसके लिए हम आधा घंटा लेट हो गए। पहले क्यों नहीं बताया? काम कर रहे थे सर। अरे क्या काम, नौकरी लग- चल 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 चल। हाँ सर। इंस्पेक्टर प्लीज नाराज मत होइएगा, मैं सिर्फ अपने कागजात लेने। कोई है? मेडिकल रिपोर्ट, विजिटिंग कार्ड, चार्जशीट। ये क्या है? छेड़खानी, चोरी, उठाईगिरी। हाँ उठाईगिरी। हाँ। कार की चोरी, चोर पकड़ा गया जब रोड रोलर से उसका पीछा किया गया। वाह कमाल है। हाँ। कोई भी ना हिले, अब इंसाफ खुद आकर यहाँ पहुंच चुका है। आज से तुम सब फ्री हो। यू ऑल आर फ्री फ्री। ओह ये तो बड़ी मछलियाँ हैं। ब्लैक मार्केट यार, तस्कर, मिलावट करने वाले। नहीं नहीं आप लोग यही रहिए। ये छोटे लोग कहाँ हैं? आई नो सबसे नीचे। डीटीसी में बगैर टिकट सफर करते पकड़ा गया, दफ्तर से स्टेशनरी चुराते पकड़ा गया, विदेशी अतिथियों से भीख मांगते पकड़ा गया। दोस्त कौन है भाई? माफ करना दोस्त। हेलो
इंस्पेक्टर वाजपेयी ऑफिस। नहीं, पहले आप बताइए कि आप कौन है, तभी मैं इंस्पेक्टर वाजपेयी को फ़ोन दूंगा। कौन? इंस्पेक्टर वाजपेयी, ये तो वही अपना पुराना यार झरोके लाल दर्शन कुमार। माफ़ करना, ये हमारा पुराना मजाक है। दरअसल पुराने ज़माने में बादशाह लोग खिड़की से झांक कर दर्शन देते थे ना। हाँ। क्या? वो आतंकवादी वाली केस फाइल्स, पॉलिटिकल फाइल्स, सबसे नीचे बीच में। हाँ, मैं देखता हूँ। एक मिनट। हाँ। और सुनाओ, उधर बॉस लोग क्या खिचड़ी पका रहे हैं? अच्छा, मिनिस्ट्री को उस जज पर यकीन नहीं है जिसने दोबारा इंक्वायरी की थी। अच्छा, तो अब ये जज आ रहे हैं तुम्हारा और सुप्रिंटेंडेंट का दोबारा बयान लेने के लिए। इन महाशय का नाम क्या है? हाँ, प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी। माफ करना यार, ये तो साला वाजपेयी था, उसे देखकर मुझे भी हंसी आ गई है। सुना, वाजपेयी हमारा दोस्त कह रहा है कि उसकी तो बची पड़ी है और तुम हंस रहे हो। शट अप वाजपेयी। साला हंस रहा है, वो पेट दबाए बैठा हुआ है। अच्छा, वो कह रहा है उसे हंसी इसलिए आ रही है कि तुम दोनों खुशुटों की बची पड़ी है। वाजपेयी, ये वाजपेयी था, तुम पर पाद रहा था। अरे फोन रख। हेल हिटलर। मैं कितना मायूस सा महसूस कर रहा हूँ। आखिरकार मैं जज बन गया। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। नहीं, उन्हें यकीन हो जाना चाहिए कि मैं ही एग्जामिनिंग मजिस्ट्रेट हूँ। प्रोफेसर, सफ़ेद बाल, पाइप, स्टिक। नहीं, ये जचेगा नहीं। ओह, चंडीगढ़ के उस बैले डांसर के बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, जज। आपकी ये कोटी। नहीं, ये मफलर। ओह, यही तो मैं ढूंढ रहा था। थोड़ा पुराने स्टाइल का है, लेकिन चलेगा। हाँ, अब लगता हूँ मैं जज। 30 साल तुम्हें, 40 तुम्हें, 20 तुम्हें और केस डिस्मिस्ड। मैं जरूरी फोन करने जा रहा हूँ, तो पान वाले से मेरा सिगरेट का पैकेट ले आना। हाँ जी, किससे मिलना है आपको? तुम निकलो जल्दी, प्लीज। आप नाराज मत होइएगा, मैं सिर्फ अपने कागजात लेने आया था। ले लिए ना? हाँ। अब निकल। अरे सुनिए ना, हाँ? आपके लिए बहुत जरूरी खबर है। क्या? वो आदमी सबसे कहता फिर रहा है कि आपका थोबड़ा बिगाड़ देगा। क्या? हाँ, उसके सिर पे खून सवार है। वो कह रहा है कि उसने बड़ों बड़ों की बजा दी है। कौन? वही आपका दोस्त, इंस्पेक्टर पाहूजा। हाँ, इंस्पेक्टर पाहूजा। हाँ, आप उससे बचकर रहिएगा। ठीक है, तुम चलो। हाँ, मैं जाता हूँ। अच्छा सुनिए, वो जैसे ही दिखे तो झुक जाइएगा, मुक्का ऊपर से। खींच के आओ। अरे हवा साहब, उसको पकड़ना जो आदमी निकला अभी। जी साहब। वोट लेगा मेरा। यहाँ तो जैसे तूफान ही आया। चार्जशीट कहाँ गई? सर, हाँ, इंस्पेक्टर पाहूजा आपसे मिलने आए हैं। अरे भेज, तुम्हारे पास ही आने वाला था। अभी एक पागल मुझे कह रहा था कि तुम मुझे मिलोगे तो मेरा थोपड़ा बिगाड़ दो। अब बताया, अपन तो दोस्त। पागल। सर मेरे आइए सर। इंस्पेक्टर पाहूजा, इंस्पेक्टर पाहूजा, इंस्पेक्टर। सर, इंस्पेक्टर पाहूजा भी है नहीं। सुपरिंटेंडेंट और इंस्पेक्टर पाहूजा को तुरंत बुला कर लाइए। जी साहब। एक मिनट। ये सर।
संभालो अपने आप को। जी सर। तुरंत। जी सर। 1 मिनट। तुरंत। जी सर। सर 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 हमारे दफ्तर में कोई बड़ा अफसर आया है और उसने आपको और सुपरिटेंडेंट को जल्दी से बुलाया सर। कोई बड़ा अफसर लगता है सर। हाँ मैं देखता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हम आपके लिए क्या चोट लग गई क्यों? जी नहीं। तो फिर ऐसे मल क्यों रहे हो? अपने आप पे यकीन रखा करो। जान सकता हूँ मैं किससे मुखातिब हो रहा हूँ? मैं तुम्हें जानता हूँ। नहीं ऐसा लगता मैं एक स्वामी जी को जानता था, वो भी अपना हाथ इसी तरह मला करते थे। वैसे वो एक आर्य समाजी थे। हो सकता है मैं कोई गलती कर रहा हूँ सर। तुम बिल्कुल गलती कर रहे हो अगर ये सोच रहे हो कि मैं अभी आर्य समाज पर एक प्रवचन दे दूँ। हो सकता है ये बात फिलहाल बेमतलब लगे, लेकिन मैं उसके साथ पढ़ा करता हूँ। तुम्हें इससे कोई एतराज़ हो? नहीं? बहुत बढ़िया। तो ये स्वामी जी बचपन से ही बहुत ढोंगी, झूठे और मक्कार थे और हमेशा अपना हाथ मलते रहते थे, बिल्कुल तुम्हारे समान। और ये हमेशा हाथ मलना दरअसल ये इनसिक्योरिटी की निशानी है। शायद अपनी बीवी से तुम्हारी शुरू से ही पटरी नहीं बैठी, तुम्हें उसके साथ ज़्यादा सोना चाहिए। अपने आप को पूरी तरह से खोल दो। अरे जान सकता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ? प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी, जज हाई कोर्ट। हे भगवान, जज! हम आपकी इतनी जल्दी उम्मीद नहीं कर रहे थे सर। दरअसल मेरी फिलॉसफी है तुरंत दान महाकल्याण। इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। गुड। सर आप बैठ जाइए ना। बैठ जाइए सर। लाइए ये कोट कोट। मैंने कहा कुछ? नहीं सर बैठ जाइए। प्लीज सुपरिंटेंडेंट को यहीं बुलवा लीजिए, मैं तुरंत काम शुरू करना चाहता हूँ। हम उन्हीं के कमरे में चलें, वो ज़्यादा आरामदेह है। लेकिन वो आतंकवादी वाला हादसा तो इसी कमरे में हुआ था ना? हाँ वो कमरा यही है। फिर तो यहीं ठीक है। एसपी साहब से कहो तुरंत यहाँ आ जाए, अगर आ सकते हो तो। अगर नहीं आ सकते हो तो भी। मैं वाजपेयी से कहता हूँ कि वो फाइलें लेकर तुरंत यहाँ जाए। आप इंटरोगेशन की फाइलें भी देखना चाहेंगे ना सर? नहीं नहीं, बिल्कुल भी परेशान मत हो, मेरे पास सारी फाइलें हैं। सर सर मिस्टर ताऊ सर मेरी बात तो सुनिए। जानते हो आज मेरे हाथ से कौन चढ़ा था? वही साला किल्ला जिसने वो बच्चे किडनैप किए थे। वो बस फूटने ही वाला था। ये तुम्हारा चूतिया आ गया और सारा मामला गुड़ गोबर। आई एम सॉरी सर, लेकिन रास्ते मुझे वाजपेयी मिला, वो मेडिकल रूम की तरफ जा रहा था। उसकी नाक फूलकर पकोड़ा बनी हुई थी और सुनने में आया कि आपकी हरकत है। वो फोन पर मेरे ऊपर पाद रहा था। अरे उसकी शक्ल से लग रहा था जैसे पतलून में भी हग मारेगा। उसके कंपैरिजन में वो किल्ला वो एकदम चुस्त दुरुस्त है। तुम शायद समझ नहीं रहे, हम पर नजर रखी जा रही है। अखबारी कुत्ते सूंघते फिर रहे हैं कि हम बस एक गलती करें और वो हम पर झपट पड़े। हमें फूंक फूंक कर कदम रखने चाहिए, समझे? मैं आपकी परेशानी समझता हूँ। ये कौन बे? माफ कीजिएगा, मुझे अभी आपके इस माथ हद को काफी झाड़ना पड़ा। इसे पता नहीं ये एक बड़े भारी मानसिक तनाव के बीच जी रहा है, पूरी तरह के यौन विकारों से ग्रसित है। इसे तुरंत किसी बुजुर्ग से आदमी की सलाह लेनी चाहिए। समझाओ इसे। ये है कौन गोचू? प्रोफेसर मानस मुकुंद मुखर्जी, क्या? जज हाई कोर्ट। है? आप यहाँ दूसरी इंक्वायरी के सिलसिले में आए। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सर हम आपको एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन आप इतनी जल्दी आ जाएंगे ये उम्मीद नहीं थी। रंगे हाथों पकड़े गए क्यों? नहीं बिल्कुल नहीं मैंने तुम्हें वार्न करने की कोशिश की पर तुमने मौका नहीं दिया। सर। दोस्त, अपने बुजुर्गों की सलाह मान लो। दोस्ताना जुबान थोड़ी कम, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बस तुम सारी मुसीबतें पार कर जाओगे। क्यों सुपरिंटेंडेंट? यस योर ऑनर। माफ करना, तुम्हारा चेहरा ऐसा लगता है जैसे पहले कहीं देखा है। कहाँ? शायद ग्वालियर में। ग्वालियर के ताया की लड़की की चाची के भैया की लड़की की शादी में कितना अच्छा डांस किया था तुमने। ओह अच्छा। इसे हम अपने तक ही रखेंगे। अपने तक ही रखें। तो ठीक है, काम शुरू किया जाए। इंटेरोगेशन की इस रिपोर्ट के मुताबिक पेज 25, 26 और 27 पर तारीख जरूरी नहीं लिखा है। एक आतंकवादी पेशा रेल कर्मचारी इसी कमरे में पूछताछ के लिए लाया गया। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर खड़ी कुछ बोगियों में बम रखने और चंडीगढ़ स्थित भूमि विकास बैंक में हुए बम विस्फोट के सिलसिले में, जिसमें 17 बेगुनाह लोग मारे गए। अब सुपरिंटेंडेंट ध्यान देकर सुनो।
रिपोर्ट के अनुसार तुम्हारा स्टेटमेंट ये है कि कई ऐसे फैक्ट्स हैं कि ये संदेह होता है कि ये मुजरिम है। तुमने ये कहा था। जी शुरू में मैंने ये कहा था, लेकिन बाद में बिल्कुल फिर- ठीक। शुरू करने के लिए शुरुआत ही सबसे बढ़िया पॉइंट। जी सर। थैंक यू। आधी रात के करीब आतंकवादी ने एक जुनून के तहत, तुम अभी भी जुनून के तहत की बात कर रहे हो, अपने आप को खिड़की से नीचे फेंक दिया और फुटपाथ पर दम तोड़ दिया। ठीक, बिल्कुल ठीक। ये जुनून क्या है? इस विषय के एक एक्सपर्ट का कहना है कि जुनून स्वस्थ व्यक्ति में आत्महत्या की ऐसी वेदना है जो संकट काल में हिंसक व्यग्रता के उकसाने से पैदा होती है। ठीक ठीक ठीक। तो चलिए हम देखते हैं कि आतंकवादी में ये व्यग्रता कैसे उकसाएगी। जी हम सारी घटनाओं को जैसे का तैसा दोहराएंगे। एसपी साहब की एंट्री से शुरू करते हैं। मेरी एंट्री? आप अपनी वो मशहूर एंट्री दोहराना नहीं चाहेंगे? कौन सी मशहूर एंट्री? अरे वही जिससे साला ये जुनून पैदा हो गया। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई एंट्री नहीं ली थी, वो तो मेरा जूनियर था। अब छोड़िए भी एसपी साहब, अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डालना बहुत गलत बात होती है। सर दरअसल वो एक ऐसी टेक्निक है जो हम मुलजिम से गुनाह कबूल करवाने के लिए अक्सर इस्तेमाल करते रहते हैं। आपकी राय किसने मांगी? किसी ने नहीं। ठीक, जब तक आपसे कुछ पूछा ना जाए आप कुछ नहीं कहेंगे। और दरअसल उस समय मुलजिम यानी आतंकवादी यहाँ बैठा हुआ था। चलिए मैं आतंकवादी का रोल कर रहा हूँ, आगे। और मेरे साथी ओ नहीं, मेरा मतलब मैं अंदर आया। आइए। कहाँ? अंदर? बेटे, तुम हमारी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। जो रिपोर्ट में लिखा है वो नहीं चाहिए, बल्कि जो वाकई में और जिस तरह से हुआ है वो चाहिए। सुनो भैंचो, अब अगर तूने हमें और चूतिया बनाने की कोशिश की ना साले, तो मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। हमारे पास पक्के सबूत हैं कि तुम ही ने रेलवे बोगी में बम रखे थे। मुझे यकीन है आपके पास ये सबूत थे। बिल्कुल नहीं। बहुत अच्छे। इंस्पेक्टर आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उन तरीकों में से एक है जिनका हमें कभी कभी सारा लेना पड़ता। एग्जैक्टली सर। वैसे हमें उस पर पूरा शक था क्योंकि मुलजिम ही अकेला आतंकवादी था और जो स्टेशन पर रहता था और अपने आप को ऐसे कामों में इन्वॉल्व रखता था। हाँ, और इसीलिए ये तय कर पाना बहुत आसान था कि उसी की हरकत हो। क्या बात है, क्या बात है, क्यों नहीं। अगर आपकी बात मान ली जाए कि रेलवे बोगी में कोई रेल कर्मचारी ही बम रख सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट में पाए गए बम जरूर किसी जज ने या वकील ने रखे होंगे, और भूमि विकास बैंक में फटा बम किसी क्लर्क ने या गाय ने रखा होगा, दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे। और राष्ट्रपति भवन में पाया गया बम राष्ट्रपति ने ही रखा होगा। एग्जैक्टली। देखिए आप लोग, मैं यहाँ पर सीरियस इंक्वायरी करने आया हूँ, आपकी बेसिर पैर की बकवास सुनने नहीं, समझे। यहाँ पर लिखा है कि इल्जामों से बेखबर आतंकवादी गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता रहा। किसका स्टेटमेंट है ये? मेरा सर। वेरी गुड। और 2 लाइनों बाद लिखा है कि कोई शक नहीं कि फंस जाने के डर से वो उत्तेजित हो गया। यानी कि पहले वो गैर यकीनी तौर पर मुस्कुराता है, फिर उसे फंस जाने का डर पैदा होता है। किसने उसे डराया? अरे कोई कुछ तो बोलो। देखो देखो देखो, दुनिया भर की पुलिस कुछ ना कुछ गलत तरीके इस्तेमाल करती है। अरे इसीलिए तो हमें और तुम्हें तनख्वाह दी जाती है, इसलिए मुझसे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर। That's all right। हाँ तो बोलो, किसने उसे डराया? अच्छा चलो, मैं इसे दूसरे तरीके से रखता हूँ कि तुमने उसे धमकी दी कि उसके बॉस को बता दोगे कि वो आतंकवादी, नक्सलाइट, कम्युनिस्ट या ऐसा ही कुछ है, और इससे यकीनन वो घबरा गया और उसने तुरंत खिड़की से छलांग लगा। नहीं, इतनी जल्दी नहीं लगा। आप गलत समझ रहे हैं। और मैं तो बाहर गया हुआ था। फिर तुम वापस भी आ गए। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, कम ऑन इनएक्ट। सर यहाँ हमने ना उस तरकीब का इस्तेमाल किया था कि सर आपके लिए एक अर्जेंट कॉल है। सर थोड़ी सी एक्टिंग मैं भी करूँ क्या सर? एक्टर? हाँ प्लीज। यस सर। सर आपके लिए एक अर्जेंट कॉल है। माफ कीजिए। वो कहाँ है? अरे
सर एक्टिंग एक्टिंग अरे एक्टिंग। एक मिनट एक मिनट। अभी अभी चंडीगढ़ से फोन आया था। अभी अभी चंडीगढ़ से फोन आया था। अभी अभी चंडीगढ़ से फोन आया। अभी अभी फंडीगढ़ से चौन आया था। काफी अच्छा कर रहा है ना। काफी अच्छा। आगे। तुम्हारे दोस्त अच्छा, ने ये वही दोस्त है ना जो चंडीगढ़ के किसी बैले ग्रुप में काम करता है और इस आतंकवादी गिरोह का मेंबर है? जी हाँ जी हाँ। वही जो थाली पर भी डांस करता है। हाँ भाई 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 भाई। मजेदार है ना थाली पर डांस। आगे। क्या वो वाकई में थाली पर डांस करता है? जी वो डांसर? खैर डांसर है तो डांस तो करता ही होगा। आगे। तुम्हारे दोस्त ने कबूल किया है कि चंडीगढ़ बैंक में बम उसी ने रखे थे। ओह, इसका उस पर क्या असर हुआ? बहुत बुरा सर। उसका तो मुंह उतर गया था। फिर उसने एक सिगरेट मांगी और छलांग लगा। नहीं तुरंत नहीं। नहीं, ये पहले जज को आपने यही बताया था ना? हाँ पर हुआ क्या और बाद में आपने टीवी पर कहा कि उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो फंस गया हो। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी कहानी झूठी साबित हो गई। मतलब उसने तुरंत छलांग नहीं लगाई? हाँ जी। और कहानी कब झूठी साबित हुई? जब उसने सिगरेट सुलगाई थी। आई सी। दरअसल उसकी कहानी के मुताबिक उस दिन वो पूरी दोपहर अपने दोस्त के घर ताश खेलता रहा था। मैंने कहा इसमें कोई दम नहीं। इसका मतलब उसका कोई गवाह ना था? नहीं, वो तो कहता था कि उसके पास गवाह हैं। आपने उस पर यकीन नहीं किया? हाँ कुछ ऐसा ही हुआ। खैर परवाह भी किसे है। आखिर जैसा पहले मजिस्ट्रेट को आपने कहा था कि उसका खिड़की से छलांग लगाना ही इस बात का सबूत है कि वो गुनहगार था। जी हाँ। और एक हफ्ते बाद आपने रेडियो पर कहा कि उस बेचारे रेल कर्मचारी के खिलाफ ऐसे कोई पुख्ता सबूत नहीं है ना? हाँ पर हुआ। और आपने इंस्पेक्टर टीवी पर कहा था कि ये आतंकवादी एक अच्छा आदमी है। हाँ सर, चीजें थोड़ी काबू से बाहर हो गई थी तो इसलिए। हाँ ये तो कहना ही चाहिए। दरअसल हमारे प्लान में एक गलती हो गई। एक गलती? जी एक? जी। आप एक आज़ाद नागरिक को कैद कर लेते हैं, लीगल टाइम से भी ज़्यादा उसे रोके रखते हैं, फिर आप उसे ये कहकर दहला देते हैं कि बम उसी ने रखे। इस बात के आपके पास ठोस सबूत है और बाद में आप कहते हैं कि आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे। और इस सब के बाद आप इंस्पेक्टर अपनी तुरुक चाल चलते हैं कि उसके दोस्त ने चंडीगढ़ में हुए उस भयंकर खून खराबे के लिए अपने आप को जिम्मेदार मान लिया। उसने ऐसा किया था? किसने? उसी डांसर ने। क्या? बैंक में बम रखना कबूल किया था? नहीं तो। नहीं, ये तो हमारी जात थी। वाह क्या इमेजिनेशन है। वाह 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 वाह। यकीनन आपकी ऐसी महान इजादों ने ही उसे उत्तेजित कर दिया और उसे खिड़की से छलांग लगाने की। माफ कीजिएगा, आप दोनों तो कई काम से आप पर चार्ज लगाया जाएगा कि आपने उसे खुदकुशी करने के लिए उकसाया। लेकिन पर अभी तो आपने भी माना था कि हमारा काम मुलजिम से पूछताछ करना है। और इसलिए कभी कभार हमें डराने धमकाने वाले तरकीबों का भी इस्तेमाल करना पड़ता। जानबूझकर की गई मानसिक हिंसा और उसके बाद पब्लिक के सामने जबरदस्त उल्टे सीधे झूठ बोलने का क्या मतलब? लेकिन जब खुदकुशी हुई तब तो हम इस कमरे में थे भी नहीं। आप हवलदार से पूछ सकते हैं। जी सरकार, जब वो आतंकवादी उस खिड़की से कूदा तब ये दोनों यहाँ नहीं थे। तो इससे साबित क्या होता है? फिर तो आप ये भी कहेंगे कि ये गुंडा जो किसी होटल में बम रखकर चला जाता है बिल्कुल भी गुनहगार नहीं है, क्योंकि जब बम फटा तो वो होटल में था ही नहीं। हाँ शायद फर्स्ट वर्जन के हिसाब से ठीक है, लेकिन हवलदार तो सेकंड वर्जन की बात कर रहा है। क्या? सेकंड वर्जन? आपको कौन सा वर्जन चाहिए? यही वाला। ये तो फर्स्ट वर्जन है। तो फर्स्ट सेकंड वर्जन कहाँ है? वो ये रहा, ये रहा। चलिए सेकंड वर्जन। अच्छा, तो घटनाओं को तोड़ा मरोड़ा भी गया है। बस कुछ छोटे मोटे करेक्शंस किए। अच्छा, हाँ हमने बस ओरिजिनल इंटेरोगेशन के टाइम को सही किया जिनमें हमने उन तरकीबों का इस्तेमाल किया था जो कि झूठी थी। नहीं, जो जिसे हम डिसेप्शन स्ट्रेटजी कहते हैं। इस सेशन 8 बजे खत्म हो गया था ना कि 12 बजे, जैसा पहली रिपोर्ट में कहा गया। यानी कि आपने हर चीज 4 घंटे पीछे खिसका दी, सिवाय खुदकुशी के। दरअसल उसकी गवाहियां मौजूद थी। हम बस ये साबित करना चाहते हैं कि हमारी डिसेप्शन स्ट्रेटजी उसकी खुदकुशी के लिए कतई जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि खुदकुशी और पूछताछ के बीच में 4 घंटे का गैप है और इतने अरसे में आतंकवादी पूरी तरह संभल चुका था। ये रहा सर,
शुरुआत में कुछ देर उदास रहने के बाद आतंकवादी खुश होना शुरू हो गया था। हाँ, उसने उस शराबी डांसर को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। वो उससे बेइंतहा नफरत करता था। यानी कि वो जानता था कि चंडीगढ़ का आतंकवादी ग्रुप पुलिस इन्फॉर्मर से भरा पड़ा। जी हाँ जी। अगर उसने अपने दोस्त को तनिक भी तवज्जो नहीं दी तो आपके बोले गए झूठ उसके लिए तो बेईमानी साबित हुआ। जी जी। तो फिर आपने वो झूठ बोले ही क्यों? उन्होंने उसे झकझोर दिया था सर। उसे झकझोर दिया था जी। और कुछ ही पल बाद वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आपके ही लफ्ज़ हैं इंस्पेक्टर। वो काफी शांत था। अरे तो उसने छलांग क्यों लगाई? हैं? वो जुनून कहाँ भाग गया? आपकी पूरी एविडेंस इसी जुनून पर टिकी रही है। हर कोई, यहाँ तक कि पहली इंक्वायरी के जज का भी यही कहना है कि उस आतंकवादी ने इस जुनून के तहत अपने आप को खत्म कर लिया है और अब आपने उस जुनून को ही एकदम दरकिनार कर दिया। ये हमारा क्या होगा? मारे गए सर। सर जी। सर आप जो चाहे ले लीजिए, लेकिन हमें बचा लीजिए प्लीज प्लीज। आपको क्या लगता है कि मुझे यहाँ किस लिए भेजा गया है? अब सरकार को अपनी इस बेचारी पुलिस की दिन पर दिन बिगड़ती इज्जत को तो बचाना ही है। क्या? होम मिनिस्टर और लॉ मिनिस्टर ने तय किया है कि अगर आप लोगों ने अपने को बचाने के लिए कोई कारनामा नहीं कर दिखाया तो आपकी ऐसी कत बनाई जाएगी जो बाकी सबके लिए मिसाल हो। वो हमारे टुकड़े टुकड़े तो नहीं कर देंगे ना? मैंने इस देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आपकी एक घटिया सी कुर्बानी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। भाई साहब, ये पॉलिटिक्स है। हम पर बहुत दबाव था। हैवानी गंदगी हमारे देश को निगलना चाह रही है। सोसाइटी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर रही है। हमें कुछ न कुछ तो करना होगा। हमें आपकी मदद चाहिए साथियों। देश को मजबूत करो। क्या हम गलत थे? टूट पड़ो जुआरियों, शराबियों, सटोरियों और प्रदर्शनकारियों पर। यूनियन के भड़ुओं को निकालकर बाहर करो। आतंकवादियों को जेलों में ठूस दो। फाइलें मोटी करो। अपने डंडों को तेल पिलाओ। पिस्तौलों बंदूकों को चमकाओ। लेकिन एकाएक सब कुछ बेकाबू हो गया। कोई बहुत आगे बढ़ गया, कोई मर गया। बस चीखो पुकार मच गई। जनता तुम्हारे खून की प्यासी है। अगर उन्हें लगता है कि उनकी सत्ता जा रही है तो तुम्हें जनता के हवाले कर देना चाहिए। तुम बेवकूफों को, तुमने मेरी सलाह मांगी थी ना? जी। कूद जाओ। क्या? तुम दोनों। नहीं। तुम्हारा कैरियर खत्म हो चुका है। तुम्हारे बच्चे तुम पर थूकेंगे। तुम्हारी बीवियां तुम्हें घर से बाहर निकाल देंगे। ये तो ज्यादती है। नहीं, दुकानदार तुम्हें सामान नहीं देंगे। तुम्हारा कैरियर खत्म। ये अन्याय है। तुम शुरू से यही चाहते थे। ये सब तुम्हारे बेवकूफी भरे झूठों का नतीजा है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये स्क्रिप्ट राइटिंग का काम फिल्म वालों के लिए छोड़ दो। नहीं, तुम्हें तो अपना चूतिया का दुनिया को दिखाना था ना। बाहूजा, तुम इतनी बेइज्जती कैसे सह पाओगे जब तुम्हारे दोस्त, साथी, घर वाले सब तुम्हारी हंसी उड़ाया करेंगे? हाँ, वाजपेयी ने तो शुरू भी कर दिया है। कूदो नाली के कीड़ो। ये ठीक कहते, ये ठीक कहते। मैं इतनी नहीं सह पाऊंगा। कमला, मुझे माफ करना कमला। मैं जा रहा हूँ कमला, मैं जा रहा हूँ। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। बाहूजा, तुम्हारे अंदर कोई जुनून पैदा नहीं हो रहा है? हाँ, बस एक आजादी देने वाली छलांग। मिल गया। घबराओ नहीं। मुझे घबराना होगा। मैं घबराऊंगा। मैं जा रहा हूँ। एक तीसरा वर्जन। तीसरा वर्जन? हाँ, हमें बस एक तीसरा वर्जन तैयार करना होगा। हमने पहले ही 2 की मावेन कर दी। क्या काफी नहीं है? मिलोड, जी जी। मिलोड, हमें आपकी कानूनी समझ की सख्त जरूरत होगी ताकि हम एक फुल प्रूफ स्टेटमेंट तैयार कर सकें। प्लीज हेल्प अस, प्लीज। एक आखिरी मौका। इंस्पेक्टर वापस आ जाओ। मैं नहीं आता। कूद जाओ। अरे आप कूद रहे हैं? अब पॉइंट नंबर 1, जो कुछ भी कहा जा चुका है अब वो अनकहा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि इंस्पेक्टर तुम और मैं या हमारे बिहाफ पर किसी और ने डिसेप्शन स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया। मुलजिम ने अपनी आखिरी सिगरेट पी लेकिन वो खिड़की से बाहर नहीं कूदा क्योंकि अभी सिर्फ 8 ही बजे हैं और आधी रात होने में 4 घंटे बाकी हैं। और हम सभी जानते हैं कि रेलवे वाले वक्त के कितने पाबंद होते हैं। इस तरह से हमारे पास काफी वक्त है जिसमें मुलजिम का मूड बदला जा सकता है, चीजें तरतीब में लाई जा सकती हैं और उसकी छलांग के लिए कोई कन्विंसिंग मोटिव भी तैयार किया जा सकता है। आई नो। आप कह सकते हैं कि उसकी उदासी से आप जज्बात की रौ में बह गए,
जज्बात की रो में। हवलदार, जी सरकार। तुम बहे थे कहाँ? जज्बात की रौ में बेवकूफ। जज्बात की रौ में बहा था? अरे मैं तो डूबने वाला था, हम सभी। देखा, मैं बिल्कुल नहीं बहा, मैं था ही नहीं। अरे तुम थे। मैं था। हाँ, उसके चेहरे पर पुरसुकून मुस्कान थी, पर मैं बहूंगा क्यों? अरे उसने मुस्कुराना ही तब शुरू किया जब उसने देखा कि हम सब जज्बात की रो में बह गए हैं, और फिर मैं सिर हिलाता बाहर चला गया। जी नहीं, आप अभी भी यही हैं। मैं हूँ। हाँ है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो एसपी साहब, उसके उदास होने से अब आप भी थोड़ा उदास हो गए। हाँ, थोड़ा अफसोस तो मुझे जरूर हुआ था। और उसके कंधे पर हाथ रखने की अपनी इच्छा को आप जाहिर नहीं कर पाए। अब ये तो मुझे याद नहीं। एक बुजुर्ग होने के नाते। हाँ, रखा था इन्होंने, मैंने देखा था। देखा। और इस सब के बाद इंस्पेक्टर, तुमने प्यार से उसका गाल थपथपाया। मुझे ऐसा नहीं लगता। ऐसे? माफ कीजिए, आपका दिल तोड़ती हुई तकलीफ हो रही है, पर मैंने उसका गाल नहीं थपथपाया। तुम जानते हो कि तुम मेरा दिल क्यों तोड़ रहे हो? जी नहीं। देखो, ये जो आतंकवादी जो आदमी था, सिर्फ आतंकवादी नहीं था, बल्कि एक रेल कर्मचारी भी था। कुछ समझ में आया? अच्छा, नहीं समझ में आया। याद करो, जब तुम छोटे से बच्चे थे तो तुम्हारे पास एक छोटी सी ट्रेन नहीं थी? हाँ थी तो। बैटरी से चलने वाली? हाँ, बैटरी से चलने वाली 4 डिब्बों की छोटी सी ट्रेन। बिल्कुल। उसमें से धुआं भी निकलता था। वेरी गुड, वेरी गुड। और उसमें आवाज भी होती थी। हाँ। हाँ। गुड गुड गुड, वेरी गुड। कैसे होती थी? एक बार फिर। मेरे पास भी थी। आपके पास भी? वो कैसे आवाज करती थी? स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि अब तुम्हारी आंखें चमकने लगी होंगी। इस आदमी के लिए सिवाय अफेक्शन के और तुम महसूस भी क्या कर सकते हो? ये रेल कर्मचारी जो बचपन से तुम्हारे सबकॉन्शियस का हिस्सा है, मैं दावे से कह सकता हूँ कि तुमने उसका गाल थपथपाया था। हाँ, तब तो पाया था। देखा? और फिर तुमने उससे कहा, यार ऐसे मुंह मत उतारो ना। और फिर तुमने उसे उसके बचपन के नाम से भी बुलाया। नहीं, ये तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। देखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब आप कहते हैं तो ठीक है। एक मिनट, एक मिनट, हमें ये सब लिख लेना चाहिए। प्लीज नोट डाउन, नोट डाउन, नोट डाउन। देखो, हाँ, इन्होंने कहा अब यार, हाँ, ऐसे मुंह मत उतारो। ऐसे मुंह मत उतारो। और फिर हमने गाना शुरू कर दिया। और फिर हमने गाना हाँ, गाना। इतना प्यारा माहौल बनाने के बाद और आप लोग कर ही क्या कर सकते हैं सिवाय गाने के? ये नामुमकिन सा है, हम ये नहीं कर सकते। ठीक है, आप लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो रही खिड़की, आपके लिए बस यही सबसे आसान रास्ता है। नहीं, मेरा मतलब इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई जज्बात नहीं, कोई दुख नहीं। खाओ खाओ, भगवान के लिए दिखा दो कि इन घटिया भद्दे झूठों के पीछे भी दिल धड़क रहे। दिखा दो कि एक पुलिसमैन होने के बावजूद भी आप मुलजिम का गाना उसके साथ गा रहे हैं, सबसे बुरे वक्त में उसका साथ देने के लिए। आतंकवादी का खुद का गीत गाओ, सिंग सिंग। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में
हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब हमारा मुल्जिम बहुत बढ़िया मूड में। इतना कुछ तो कभी नहीं था। और हमारा खुशी का मरा जा रहा था। मुल्जिम शांत था। शांत और मुल्जिम शांत था। उनके इल्जामों की बौछार से वो तनिक भी उदास नहीं हुआ। कोई जुनून नहीं। किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं। वो सब तो बाद में हुआ। हाँ, आधी रात को। अच्छा तो ठीक है, अब आधी रात का सीन। एक्टर हवलदार, जी सर। आधी रात का सीन क्रिएट करो। अब आधी रात। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक, टिक। जागते हो, जागते तुम एक्टर बन जाओगी। बैठो अपनी जगह। बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा। आधी रात का सीन। अच्छा, आधी रात को थोड़ी बहुत मरम्मत करने का दिल कराया होगा। हरामी को हाथ तक नहीं लगाया सर। सारी पूछताछ बड़े ही सादगी से हुई। अब देखो, मुझे गलत मत समझना, एक हल्की सी चपत या पीठ पर एक धौल, मैं उसके नजदीक भी नहीं गया। उसका टेंशन दूर करने के लिए थोड़ी सी मालिश। यहाँ दाएं दाएं दाएं। यहाँ पर। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत हाँ। अच्छा। नीचे। मालिश करते करते करते। हाँ, सर यहाँ कोई मारपीट नहीं हुई, ना ही कोई मालिश, कुछ भी नहीं हुआ। हम तो बहुत खुशनुमा मॉल में इंक्वायरी कर रहे थे। हम तो उसके साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उसे बच्चों की तरह खिला रहे थे, हैं? गुल्ली डंडा या फिर लंगड़ी टाप। बस साहब ऐसे ही चुटकुले थे। आपको तो तब देखना चाहिए जब इंस्पेक्टर साहब मूड में होते हैं। हंसा हंसा कर पागल कर देते हैं। खास तौर पे जब किसी खतरनाक कातिल से पूछताछ कर रहे हो तब तब। तो गजब है साहब। अच्छा तो आप हंसाना भी जानते हैं इंस्पेक्टर। अब इतने भी मॉडर्न ना बनिए। चलिए एक लतीफा हमें भी सुना दीजिए। हो जाए बाबू जाओ, हो जाए। वही बात, वही बात। अब आप लोग कह रहे हैं तो फिर एक सुना ही देता हूँ। हाँ, हवा में उड़ रहा था पंछी। हाँ। हवा में उड़ रहा था पंछी, हवा में उड़ रहा था पंछी, हवा बंद हुई गिर गया पंछी। सर मैंने आपसे बोला था। तुमने मुल्जिम को यही लतीफा सुनाया था? जी सर। कोई आश्चर्य नहीं कि वो खिड़की से कूद गया। नहीं, मैं सच में मुझे लगता है कि पुलिस स्टेशन में होने वाला शोरगुल पुलिस द्वारा की जा रही मारपीट का नतीजा है। लेकिन अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि वो तो हंसी है, खुशी की किलकारी है और तड़ाक धम और कुछ नहीं। ताली बजाने की आवाजें हैं, जांघें पीटने की आवाजें हैं। इंस्पेक्टर साहब, ये बहुत ही अच्छा था इंस्पेक्टर साहब। ये तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। ये मैं पहले भी सुन चुका हूँ इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, ये चुटकुला फिर से मत सुनाइए। इंस्पेक्टर साहब।
दर्द हो रहा है सर। बस करना। मैं समझ नहीं पा रहा, आपने कहा था आप हमारी मदद करेंगे, लेकिन जब से आप आए हैं तब से लेके अब तक आपने हमारे जख्मों पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं किया। हमने गाना गाया, हमने गाना गाया, हमने आपको दिखा दिया कि हमें कितनी इंसानियत और गर्मजोशी है। कितनी इंसानियत और गर्मजोशी है। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब पूरी संजीदगी के साथ फिर से शुरुआत करेंगे। आप लोग बैठिए 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 बैठिए। दरअसल हमें असली मुद्दे से शुरुआत करनी चाहिए, मुल्जिम की छलांग। इंस्पेक्टर, तुमने इसे एनकाउंटर क्यों नहीं शो कर दिया? इसलिए सर क्योंकि उसने एनकाउंटर क्या मतलब? एनकाउंटर, तुमने खुदकुशी का मामला बनाकर अपने सिर पर मुसीबत मोल ले ली, आराम से इसे गोली मार दी। मिलोड, ये सिर्फ खुदकुशी का मामला है। उस हरामी को छलांग लगानी थी, उसने लगा दी। हाँ, तो ठीक है, मुल्जिम की छलांग से ही शुरू करते हैं। इस वक्त उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकत की कोई ठोस वजह नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी उस पर एक दौरा पड़ता है, उठता है, थोड़ा दौड़ता है। यहाँ 1 मिनट, उसे मदद किसने की? क्या मतलब? मतलब लाइक दिस, यू नो। पहले यहाँ, फिर खिड़की, फिर हवा में। काफ़ी ऊंची कूद हो जाएगी, या तो काफ़ी दूर से दौड़ कर आए कोई। आपका मतलब ये तो नहीं कि आसपास कोई स्प्रिंग नेट थी या सर्कस नेट टाइप की कोई चीज़? अरे आपने फिर शुरू कर दिया। मैं एविडेंस को पुख्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनो, उसकी एड़ी में कोई स्प्रिंग तो नहीं लगी थी? उसकी एड़ी में कोई स्प्रिंग नहीं थी। ओके, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक आदमी जिसका कद 5 फुट 1 इंच है कैसे बिना किसी सीढ़ी या सर्कस नेट के यहाँ से वहाँ तक पहुँच जाता है और 3 सेकंड में भुट्टा बन जाता है, वो भी तब जब यहाँ पर 4 ट्रेंड पुलिसमैन मौजूद हैं। ज़रा ध्यान से इस कमरे को देखो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप लोगों में से कोई ना कोई खिड़की के पास जरूर रहा हो। सर उस वक्त सब कुछ जल्दी हो गया था। वो बहुत तेज था, जैसे कोई खिलाड़ी। हाँ, आई सी। मैं सिर्फ उसका पाँव पकड़ पाया। हाँ, देखा, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। तो तुमने उसे पाँव से पकड़ा। हाँ, लेकिन उसका जूता निकलकर मेरे हाथ में आ गया। बहुत अच्छे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई? सबसे अहम बात यह है कि मुल्जिम का जूता तुम्हारे हाथ में था। मुल्जिम को बचाने की तुम्हारी कोशिशों का जोरदार सबूत। तुम लोग बच गए। शाबाश हवलदार। यस, ठाकुर आके साइया मार सके ना। बहुत अच्छे वादा, बहुत अच्छे। तुम्हें इसके लिए इनाम मिलेगा। शुक्रिया सर, शुक्रिया। मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना सर? मैं तो इनाम दूंगा। पानी वाली पी लीजिए। सारा मैटर सॉल्व हो गया। 1 मिनट, एक चीज है जो फिट नहीं हो पा रही। मुल्जिम की क्या 3 टांगे थी? क्या कहा आपने? उस रेल कर्मचारी के जिसने खुदकुशी की, अगर बाई चांस उसके 3 टांगे थी फिर तो हम सेफ हैं। अरे डोंट गेट एक्साइटेड सुपर। देखो, पेज 5 पर जज की एविडेंस के मुताबिक यही लिखा है जो हवलदार ने अभी कहा कि मुल्जिम का जूता उसके हाथ में था। लेकिन पेज 16 पर उन 4 गवाहों के बयान के अनुसार, जिनमें वो रिपोर्टर भी शामिल था, कि उस कचूमर ने 2 जूते पहन रखे थे जैसा हर 2 पाया पहनता, और ये बात को कसम खाकर कहते हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया। हाँ, एक ही चीज़ हो सकती है कि हवलदार तेजी से उठकर नीचे की किसी मंजिल पर पहुंचा, और हाँ, आतंकवादी जैसे ही लहराता हुआ नीचे की मंजिल की खिड़की के सामने से गुजरा, उसने तुरंत उसे उसका जूता वापस पहना दिया। हे भगवान। ठीक है, तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन बताओ। मैं हाँ तो ठीक है, मुल्जिम का एक जूता काफी बड़ा था, उसमें तल्ला न होने के कारण उसने एक छोटा जूता उसके नीचे पहन लिया और बड़ा जूता निकलकर हवलदार के हाथ में आ गया। या फिर उसका एक पाँव दूसरे की तुलना में काफी छोटा था और दोनों पाँव बराबर दिखाई दे, इसलिए उसने ऐसी तरकीब अपनाई जिससे वो भद्दा ना लगे, है ना सर? एक पाँव में 2 जूते। हाँ सर, ये बात उतनी गड़बड़ नहीं है जितनी लगती है। ये महाचुतियापंथी की बात है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र तक नहीं कि उसके पाँव छोटे बड़े थे। सर, हो सकता है कि मेरे हाथ में जो आया वो एक गमबूट हो। आजकल कोई भी गमबूट नहीं पहनता। हाँ, और बारिश का मौसम भी नहीं। सर, हो सकता है कि उसने सोचा कि शायद बारिश हो जाए। गमबूट महाबकवास चीज होती है।
और एक आतंकवादी गमबूट पहनकर मरना भी नहीं चाहेगा, समझे? आप एकदम ठीक कह रहे हैं सर। हवलदार, यस सर। बाहर में जाओ। मैं तो आपकी मदद कर रहा था सर। आप एक नंबर के गधे हैं। वैसे ये आतंकवादी होते बड़े सन की हैं, शायद वो गमबूट पहने रहा हो। अच्छा, तो फिर वो है कहाँ? कहाँ है वो भेंचुप गमबूट? इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में तो है नहीं, और ना ही मरे हुए आदमी की चीजों में। तो फिर वो है कहाँ? गमबूट गमबूट गमबूट, इसके हाथ में जो था वो जूता ही था, समझे? गमबूट गमबूट गमबूट, नारायण को तुम्हें किसने डिपार्टमेंट में भर्ती कर दिया? गमबूट गमबूट, मैं दिखाता हूँ तुम्हें गमबूट। ये क्या है? एक जूता, गमबूट नहीं। हाँ, जिसे हमारे बयान दे चुकने के बाद तुमने चुपके से इसमें रख दिया था। अरे सुना नहीं होता। ये क्या है? ये क्या है? ये जूता, ये देखो, इस पर पर्ची भी लगी है। क्या है? पर्ची, आइटम नंबर 29B, एक जूता, गमबूट नहीं। ये किसकी हैंडराइटिंग है? ये तो मैंने आप ही के कहने पर लिखा मेरे था। मेरे कहने पर तो तुम्हारा सबसे कोई सरोकार नहीं रहा। मेरी बात तो सुनिए आप। तब सब कुछ मैंने किया। हाँ, तो तुमने इसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया। मैं तो हंस रहा था, तुम्हें क्या कहा था ना हवलदार? क्या हंसी है? हंसो हंसो, अब क्यों नहीं हंसते? मैं तो सिर्फ उसे धमका रहा था। तुमने सब कुछ किया। मैंने क्या किया? मैंने तुमने उसको धक्का दिया। मैंने तो अब सब कुछ मैंने किया। हंसो, हंसने की बात यह है गधो, अब क्यों नहीं हंसते? हंसो। सर, आपने तो नहीं इंस्पेक्टर, मैंने एक लफ्ज भी नहीं सुना। हेलो, एक मिनट सर, आपसे मिलने कोई जर्नलिस्ट आई है, वो नीचे आपका इंतजार कर रही है। अरे ये एक्सप्रेस की ट्रक फातिमा होगी। मैं भूल ही गया था कि उसे इंटरव्यू का टाइम दिया हुआ है। कहीं वो इस सिलसिले में तो नहीं आई? और किस सिलसिले में आएगी? एलजी के ऑफिस से ऑर्डर आए थे कि उसे समझा बुझा कर शांत कर दिया जाए। मैंने उसको कॉलम पढ़ा, वो किसी नागिन से कम नहीं। बेहतर होगा आप उससे मिल ही लें। इस वक्त उसे खामोश करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपकी इंक्वायरी का क्या होगा फिर? मैं इंतज़ार कर लूँगा। ओह, तो ठीक है। आप ऐसा करें कि आप मेरे ऑफिस में बैठें, हम उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। नहीं, मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसने आपको पहचान लिया कि आप कौन है तो सब कुछ गड़बड़ हो सकता है सर। अरे नहीं, बस जज साहब का यहाँ रहना हमारे लिए फायदेमंद भी है। अगर वो कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछना शुरू कर देती है तो आपकी होशियारी हमारे काम आ सकती है। पर दिक्कत तो यह है, हम किसी लक्ष्य पर पहुंचे ही नहीं। हवलदार, ये ठीक ठाक करो। देखिए, मैं यहाँ पीछे ही बैठा रहूँगा। आपको जब भी मेरी ज़रूरत पड़े आँख मार दीजिए, मैं तुरंत अपनी टांग अड़ा दूंगा। आप कितने अच्छे हैं योर ऑनर। थैंक यू। तुम्हारा एक और ऑनर सब गुड़गोबर हो जाएगा। सरकार, आप कुछ और नहीं बन सकते क्या? मैं क्राइम ब्रांच का साइकियाट्रिस्ट बन सकता हूँ। नहीं, मैं कैप्टन माधव जोशी को जानता हूँ, जो मुंबई फॉरेंसिक ब्रांच के इंचार्ज है। वो ये भी ठीक है। हाँ, उसे ऊपर बुला लो, ठीक है? सुनो, आपको उसे सीढ़ियों से लेके आओ। फॉरेंसिक एक्सपर्ट का रोल करने में दिक्कत तो नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे अपना भेष बदलना पड़ेगा, बगैर कॉस्ट्यूम्स में काम नहीं कर सकता। अब ये कैसे होगा? परेशान मत हो, कुछ ना कुछ सामान तो है मेरे पास। थैंक गॉड। जल्दी आइएगा। बिल्कुल, मैं अभी गया, बस ऐसा कमाल है। अभी आया। ग्वालियर के ताया की लड़की की चाची के भैया की लड़की की शादी में। यार, ये आदमी तो जीनियस है शायद। आइए मैडम, आइए मैडम, आइए। सर, मिस फातिमा अब्बास। ओह, हेलो मिस फातिमा अब्बास, आपसे मिलकर खुशी हुई। माय सेल्फ सुपरिटेंडेंट वर्मा। वहाँ पर मुझे से आपकी बात हुई थी। और यह है इंस्पेक्टर पाहुजा, इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज। प्लीज टू मीट यू। प्लेजर इज ऑल माइन। बैठिए। थैंक यू। मैं फालतू बातों में ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगी। आप तो जानते ही होंगे जिस तरह से मजिस्ट्रेट साहब ने इस बिल्डिंग में हुए हादसे को दबाने की कोशिश की, उससे हमारा अखबार बहुत खुश नहीं है। अब माफ कीजिएगा, मुझे लगता है इसकी वजह यह है कि आपके मालिकों को फैक्ट्स की बजाय रूमर ज़्यादा पसंद है। आई डोंट थिंक सो। वैसे मैं आपका कॉलम बहुत ही दिलचस्पी से पढ़ता हूँ। मुझे लगता है आप बहुत ही दिलेर और इंसाफ पसंद औरत हैं। थैंक यू। मैं इंस्पेक्टर साहब से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? ओह, श्योर, क्यों नहीं? आपको लोग झरोखे लाल क्यों क्या मतलब?
ये उस लेटर की कॉपी है जो आजकल नैनी जेल में बंद एक पॉलिटिकल प्रिजनर ने लिखा था। चौथी मंजिल के इंचार्ज इंस्पेक्टर ने जबरदस्ती मुझे खिड़की की पट्टी पर बिठाया। मेरे दोनों पांव हवा में बाहर लटके हुए थे। उन्होंने मुझे कूद जाने को कहा। उन्होंने मुझे धक्का देने की धमकी भी दी। मैं वाकई में बहुत डर गया। आई ऑब्जेक्ट टू दिस। घबराओ नहीं, मुखर्जी बस आता ही होगा। बैठो तो। आप कुछ कह रहे थे? और जब आपको एक मुजरिम की बात का एक पुलिस ऑफिसर की बात से ज्यादा यकीन है, ऐसी हालत में मेरा कुछ कहना कहाँ मायने रखता है? सुपरिंटेंडेंट। ओह, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। माफ कीजिएगा, मैंने उन्हें भी इनवाइट कर लिया था। ही इज फॉरेंसिक एक्सपर्ट फ्रॉम मुंबई, कैप्टन माधव जोशी और मिस फातिमा बासी। आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई मिस फातिमा। ओह, पार्डन माय स्टीफन। दरअसल ये लकड़ी का है, पाकिस्तानी लड़ाई की यादगार। हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। बांग्लादेश, खैर अब सब कुछ तो इतिहास हो चुका है। प्लीज सिट डाउन एवरीबॉडी, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। ओके, ये टॉपिक क्या था? झरोखा दर्शन। वेरी गुड। अपोलो की इमरजेंसी वार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक उस रात एक कॉल स्विच बोर्ड पर भी रिसीव की गई। वक्त था रात 12 बजने में 2 मिनट। ये कॉल एक एम्बुलेंस के लिए की गई। खुदकुशी के चश्मदीद गवाहों का तो कहना है कि ये हादसा रात 12:03 पर हुआ था। आप बता सकते हैं एम्बुलेंस पहले क्यों बुलाई गई? दूरदर्शिता, दूरदर्शिता या सावधानी बरतना कोई गुनाह तो नहीं मिस फातिमा? और कई बार किसी हादसे के हंदेसे से ही हम पहले एम्बुलेंस बुला लेते हैं। हाँ, और हो सकता है जिस घड़ी ने एक्सचेंज में हमारी कॉल को रजिस्टर किया वो स्लो रही। मैं सहमत हूँ आपकी बात से सर। ये तो बड़ी अजीब बात है। क्यों अजीब क्यों मिस फातिमा? ये हिंदुस्तान है, कोई स्विट्जरलैंड नहीं। यहाँ हर इंसान अपनी घड़ी स्लो या फास्ट रखने के लिए पूरी तरह से आज़ाद है। बिल्कुल। हमारा मुल्क आर्टिस्ट और इंडिविजुअल्स का मुल्क है। हम हमेशा से आदतों और रिवाजों के खिलाफ रहे हैं। जवाब दिया क्या? क्या हुआ? मेरी आँख आँख यहाँ। ये शीशे की है, जोर से हाथ पड़ने पर गिर जाती है। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। आप कहना क्या चाहती हैं मिस फातिमा? इन्वेस्टिगेटिंग जज की रिपोर्ट में कहीं भी आतंकवादी के गिरने के पैराबोला का कोई एक्सपर्ट एनालिसिस नहीं है, जबकि ऐसे केसेस में तो पैराबोला काफी इंपॉर्टेंस रखता है। पैराबोला? पैराबोला काफी खूबसूरत लफ्ज है। मैडम ये पैराबोला क्या होता है? किसी भी चीज के गिरने की एक लाइन जिससे यह तय किया जा सकता है कि आतंकवादी जब गिरा तब वो जिंदा था या मरा, या उसके हाथ कुछ इस तरह सामने फैले हुए थे या नहीं। ये इस बात का सबूत होता है कि आतंकवादी जब गिरा तब वो होश में था या नहीं। मिस फातिमा, आप एक बात भूल रही हैं। ये मामला खुदकुशी का मामला है। अगर वो हरामी मरना ही चाहता था तो हवा में हाथ क्यों फैलाएगा? क्या जवाब दिया है क्या? तुम अपने हाथ कहीं छुपा नहीं सकते? सॉरी। आप उसकी गर्दन पर पड़े निशानों की वजह बता सकते हैं? मिस फातिमा, बेहतर होगा आप ज्यादा ऊटपटांग सवाल ना पूछें। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि आतंकवादी की गर्दन पर नील के निशान पड़ गए। दरअसल ये आधी रात से थोड़ा पहले फाइनल इंटेरोगेशन के दौरान हुआ, जब एक सिपाही के सब्र का बांध टूट गया और उसने मुलजिम की गर्दन पर एक मुक्का चला। बात है तो अफसोस की, लेकिन है सच। आपका दिमाग फिर चुका है क्या? 16 बार। तो उस मुक्के से मुलजिम पर एक छोटा सा पैरालिसिस का दौरा पड़ा और इससे उसे सांस लेने में दिक्कत हुई। तुरंत एम्बुलेंस के लिए अपोलो फोन किया गया। उसी वक्त 2 अफसर उठकर उसे यहाँ खिड़की के पास ले गए ताकि वो ठंडी ताज़ी हवा का सेवन कर सके। अब अक्सर ऐसा मामलों में होता है कि दोनों अफसर में से हर किसी ने ये सोचा कि दूसरा उसे कसकर पकड़े हुए है, इसे मुझे देना। ओके, दूसरे ने कहा और बातचीत के दौरान और ये गया। अब बताइए मिस फातिमा, इस सबको आप क्या कहें? बहुत अच्छी चीज। क्या हुआ? हो गई छुट्टी। क्यों? मेरी आँख गिर गई। सॉरी। प्लीज प्लीज ढूंढो। A very clever explanation, Captain. नॉट बैड, पर दिमाग पर जोर डालने से सिर्फ दुखने लगता है। मानना पड़ेगा, इस वर्जन से तो कई मुद्दे साफ हो जाते हैं। एम्बुलेंस का पहले बुला लिया जाना, बेजान से जिस्म का गिरना, जज द्वारा इस्तेमाल की गई अजीब सी टर्मिनोलॉजी। कौन सी अजीब टर्मिनोलॉजी? हाँ मिस फातिमा, जरा खुलासा करके बताइए। बिली, वो है किस रंग की? ये ट्रांसपेरेंट है गधे, आंख हमेशा ट्रांसपेरेंट होती है। अच्छा। मैं इंक्वायरी के वर्डिक्ट के बारे में कह रही हूँ। जज के मुताबिक मौत की वजह एक्सीडेंटल है।
जबकि पुलिस का दावा है कि ये तो खुदकुशी का मामला है। कम इन। ओह अरे वाह, वाचमैन। सॉरी सर, मैंने डिस्टर्ब किया हो तो मैं ये देने आया था बस। ये है क्या? ये सर भूमि विकास बैंक में जो बम फटा था उसका रिप्रोडक्शन। ओह वेरी गुड वेरी गुड। इसे उधर टेबल पर रख दोगे? हाँ सर। मिल गई। क्या था वाजपेयी, संभल के। मेरी आँख और ये तुम्हारा। घबराइए नहीं, इसका मेन तार डिस्कनेक्टेड है। ये तो गंदी हो गई। कहाँ हो? ये सर इसे धोने के लिए जरा पानी ला दोगे? ये सर, एक मिनट। आपका चेहरा काफी जाना पहचाना लग रहा है, मुझे लग रहा है कहीं पहले मिल चुका हूँ आपसे। बिल्कुल लगेगा, हम दोनों की एक आंख पर पट्टी जो बंधी है। एक मिनट। तो चलिए मैं आपका परिचय करवा देता हूँ। इंस्पेक्टर वाजपेयी। हेलो। और रिटायर्ड आर्मी कैप्टन मिस्टर मधुप जोशी। सर जोशी को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, नामुमकिन ये है ही नहीं जोशी। अरे तुम कहाँ से जानते हो? तुम मुझे मार रहे हो? तुमने फिर मुझे मारा? बस बस बहुत हो गया। अरे सर, इसने मुझे मुक्का मारा। अरे इसने तुम्हें मुक्का नहीं, लात मारी। हाँ, पर क्यों? क्योंकि तुमने मेरी इंसल्ट की और मेरे ऊपर पादा। इधर करें, हमसे कोई मिलने आया है। मिस फातिमा अब्बासी। मिस फातिमा अब्बासी एक जर्नलिस्ट है और यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू के लिए आए हैं। हम तुम्हें बाद में सब समझा देंगे। हाउ डू यू डू? क्या हुआ सर? मैं अपनी आँख निकल गया। Miss Fatima Abbasi, yeah. Inspector Vajpayee is our explosive ballistics expert. ओह रियली? मैं Yeah, ma'am. इंस्पेक्टर साहब से कुछ सवाल पूछ सकती हूँ? Sure. मैं एक चीज समझ नहीं पा रही। आपका कहना है कि ये भूमि विकास बैंक में फटे बम का रिप्रोडक्शन। जी हाँ, ये उसी के बेस को लेकर तैयार किया गया। इसका मतलब असली होने के बावजूद भी जो जानकारी ओरिजिनल से मिल सकती थी वो इससे नहीं मिल सकती। जी, ये भी हो सकता है ना कि ओरिजिनल किसी और ही टेक्निक से बनाया गया हो। मैंने तो सुना है कि बम बनाने के तरीके से बम बनाने वाले के बारे में भी पता चल सकता है। जी हाँ, ह्यूमन बिहेवियरल साइंस के हिसाब से ये बिल्कुल सच है। इसका मतलब कि बम बनाने वाले की पहचान बम फटने के साथ खत्म हो जाती है। आप 10 में से 9 केसेस में तो ऐसा ही है। पर हाल में तो ऐसे भी केसेस हुए जिनमें बम फटने से पहले ही नजर आ गए। हाँ, जैसे कि दिल्ली के पालिका बाजार में इंद्रप्रस्थ पावर स्टेशन में बम फटने के पहले ही बरामद कर लिए गए। आराम से। तब फिर आप ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि बजाय इतने इम्पोर्टेंट एविडेंस को किसी लेबोरेटरी में डिसमेंटल करवाने के इसी बिल्डिंग में काम करने वाले एक अफसर ने उसे तुरंत एक्सप्लोड करवा दिया। जी वो मैं एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर वाजपेयी, उम्मीद है आप मुझे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से कुछ कहने की इजाजत देंगे। उसको नीचे रख दो, बहुत खतरनाक चीज हो, रख दो उसको। नहीं मिस फातिमा, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे सर, मैं बोल रहा हूँ ये वो है ही नहीं है, फालतू में आप जानते हैं। सरकार आप जानते हैं ना क्या कर रहे हैं? मुझे जरा भी आइडिया नहीं अपनी जगह जाकर। अब इस बात में यहाँ आइए, ये देखिए, ये बम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज। ये देखिए, ये कितने सारे वायर्स। ये है प्राइमिंग डिवाइस। अब हो सकता है ये डबल टाइमिंग का प्राइमिंग डिवाइस हो, और ये है एसिड बूबी ट्रैप। अब हो सकता है एक तो एक्सपर्ट के जैसे बोल रहा है। इसे डिसमेंटल करने में पूरा 1 दिन लग जाए, और काम शुरू किया नहीं कि एविडेंस की बलिहारी देनी तो जरूरी है। क्यों मिस फातिमा, आप नहीं मानती? आई एम कन्विंस्ड। मावी, सुपर, ब्रिलियंट कैप्टन। ए यार, मैंने बताया तो था ये लकड़ी का है। अम्मी तो कुछ बोलो वाजपेयी। हाँ, दिखा दो, हम किसी से कम नहीं। जी ये ओरिजिनल बम तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड? जी हो सकता है ना किसी प्रोफेशनल का काम हो। शायद कोई मिलिट्री का आदमी। हाँ, ये हो सकता है। इसका मतलब ऐसे काम में हाईली स्किल्ड और टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों की जरूरत होती है। पर आप लोग तो अक्सर स्टूडेंट्स या रेल कर्मचारी जैसे भोले भाले लोगों को पकड़ लेते हैं जो बम बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और जब वो मर जाते हैं तब आप उन्हें अपराधी या अराजक तत्व घोषित कर देते हैं। अब जैसे ये रेलवे वर्कर बेचारे ने अपनी छोटी सी कमजोर सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि अपने लोगों को छोटी मोटी जरूरी सहूलियतें दिलवा सके, पर आप तो उसी पर टूट पड़े। माफ कीजिएगा, उनकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी जरूर है लेकिन कमजोर कतई नहीं। ये तो दिखावा भर है। और इस दिखावे के पीछे क्या है? 10 लोगों का एक ग्रुप, जिनमें से एक इसी दफ्तर का मुखबिर था, 2 रेलवे पुलिस के आदमी और चौथा रेलवे अथॉरिटीज का एजेंट। एसपी साहब, एक बात तो बताइए, ऐसी और कितनी ऑर्गेनाइजेशन में आपके आदमी भरे पड़े
हम इन इन्फॉर्मर्स के लिए हम कतई शर्मिंदा नहीं। हाँ, वो ये तो हमारी आँख है, कान है, हमें वार्न करते हैं, हालात काबू में रखते हैं मैडम। हाँ। कमाल है इंस्पेक्टर, अगर इन ऑर्गेनाइजेशन पर आपका इतना कंट्रोल है तो ये लोग अपने तोड़ फोड़ और काम में इतने कामयाब तरीके से कैसे कामयाब हो जाते हैं? और इसे रोक पाना तो दूर, आपको इसकी खबर तक नहीं मिलती। दरअसल जिस दिन इस ऑपरेशन की प्लानिंग हो रही थी उस दिन हमारा मुखबिर ग्रुप से गैर हाजिर था। यस यस यस। और उस दूसरे इन्फॉर्मर का क्या हुआ जो रेलवे अथॉरिटीज का एजेंट है? मैं दावे से बोल सकता हूँ, इससे मैं पहले कहीं मिला हूँ। वो हमारा इन्फॉर्मर नहीं है। हाँ, अच्छा, तो पुलिस प्रेस वाले इसमें ये फोटो क्यों छापते रहते हैं जिसमें ये पुलिस हेडक्वार्टर से आता जाता दिखाई देता है? वेल डन मिस फातिमा, वेल डन, वेल डन। सुपरिंटेंडेंट, आप ये मान क्यों नहीं लेते कि मिस फातिमा सच कह रही हैं? थैंक यू। मेरी नाक में दम कर दिया। ये लकड़ी का है, मैंने बताया था। कोई बात सर 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 वो नहीं है सर, वो नहीं है सर। हम जानते हैं। तो फिर भी आप ये सब होने क्यों दे रहे सर? ये लड़की तो हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। लिसन, पिछले कुछ महीनों में इस तरह के काफी हादसे हुए हैं। मेरे पास NCAT नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर की रिपोर्ट है जिसमें लिखा गया है कि 2019 में इस तरीके के 1731 मामले हुए, जिनमें से ज्यादातर तो पुलिस कस्टडी में हुए। इन सब के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप थोड़ा बढ़ा कर बता रही हैं मिस पर फातिमा। ये सच है। हो सकता है। मिस फातिमा, इस उकसाने वाली टैक्टिस से आप हासिल क्या करना चाहती हैं? नागिन साली। कहीं आप ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रही हैं कि हम ये कबूल कर लें कि बजाय इन अहमक ट्रेड यूनियन मेंबर्स के पीछे पड़ने के हमें दक्षिण पंथियों और दूसरी पार्टीज पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट फाइनेंस कर रहे हैं? ये इनकी स्टाइल है सर। एंटी सोशल एलिमेंट्स और मंत्रियों के रिश्तों को एक्सपोज कर दें, मंत्री पुत्रों की काली करतूतों का भंडा फोड़ दें, और तो और सीनियर गवर्नमेंट अफसर्स की भी पोल खोल दें। ये पागल हो गया क्या? मिस फातिमा, अगर आप ये वाकई में चाहती हैं फिर तो हमें असल गंदगी को ही बाहर निकालना पड़ेगा। ये इसका स्टाइल है। हाँ, और मिस फातिमा, यहाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ। क्या? एक पुलिसमैन के मुंह से ऐसी बातें, मैं तो हैरान हूँ। अरे सर ये पागल है सर। ये जानते हैं। अरे सर तो आप ये सब क्यों? तो मिस फातिमा, आप एक जर्नलिस्ट हैं और आप अपने कलम से समाज के एक कोड़े को कलम करना चाहती हैं, लेकिन उससे मिलेगा क्या? एक बहुत बड़ा स्कैंडल, कुछ लोग ट्रांसफर हो जाएंगे, पुलिस चीफ रिटायर हो जाएगा। इसमें बुरा क्या है? एक बुर्जुआ सोसाइटी की प्रेस के लिए तो ये काफ़ी है, और आप जैसे जर्नलिस्ट जो अपने आप को प्रोग्रेसिव कहते फिरते हैं, उनके सेटिस्फेक्शन के लिए भी ये काफ़ी है। लेकिन सत्ता मिस फातिमा, ये वैसी की वैसी ही रहेगी, और किसी भी सरकार को इन सब स्कैंडल से राय रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैं अपनी बात प्रूव कर सकता हूँ। ये देखिए, इसकी एक आंख असली, हाँ असली है तो इसकी दोनों असली हैं। हाँ, तो ये कोई एबनॉर्मल बात तो है नहीं। अरे जब दोनों ही आंखें असली है तो पट्टी को बांधे था मस्ती के लिए। हाँ, सुन लिया। मस्ती। क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ? ये जोशी। मिस फातिमा, हम कहाँ थे? स्कैंडल। स्कैंडल। तो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, आप उन्हें एक स्कैंडल थमा देते हैं। लोग खाना, कपड़ा और नौकरी चाहते हैं, सरकार उन्हें ये दे नहीं पाती। और जब लोग एक सरकार को बदल कर दूसरी बेहतर सरकार की तलाश करते हैं तो आप उन्हें 5 ईयर प्लान और नए नए स्लोगन दे देते हैं। ये सच है। पर आप क्या चाहते हैं कि हम इन्हीं के साथ मिल जाएं और कुछ भी ना करें? करिए, एक्सपोज करिए, लेकिन ऐसे स्कैंडल्स मत तैयार कीजिए क्योंकि इनसे कोई फायदा नहीं होगा। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है तो इस जड़ पर ही वार करना पड़ेगा। ऐसे स्कैंडल बनाकर सरकार को अपनी असलियत छुपाए रखने का एक और मौका मत दीजिए। इस प्रकार आप तो गवर्नमेंट को और मजबूत कर देंगी। एक मिनट, आप है कौन? मैं बताता हूँ। देखिए सर, ये देखिए, उसकी एक टांग नकली है। हाँ, ये तो नकली ही टांग है। हाँ, लकड़ी की टांग नकली होगी। ये एक नकली टांग है। नहीं, ये एक आबरूज की नकली टांग। हाँ, ऐसा ही उसके घुटनों से बंधी थी। ये सब हो क्या रहा है? मैं बताता हूँ। हाँ, बताइए। मैं बताता हूँ। दरअसल इंस्पेक्टर को मिर्गी का दौरा नहीं, मुझे कोई मिर्गी का दौरा नहीं पड़ा है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आदमी वो नहीं है जो ये बता रहा है। देखा? मतलब कि ये जो
वाजपेयी लाइन में वाजपेयी तब तक मुझे मारे जा रहा हूँ मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वो नहीं है मेरी बात काम वाजपेयी यू काम डाउन सर। वाजपेयी मत देखिए सर, मुझसे गोली चल जाएगी आपने अगर होशियारी करने की कोशिश करी तो, है ना मिस फातिमा, प्लीज आप इन लोगों को बांध दीजिए जल्दी। देखिए गोली चल जाएगी। हाँ। और अब तुम जरा इनको बताओगे कि तुम कौन हो। बड़ी खुशी से और हाँ, वो साइकेट्रिस्ट की मेडिकल रिपोर्ट भी देना। बिल्कुल मिस फातिमा, हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 73 साल हो गए, लेकिन तब से लोगों ने आज़ादी से क्या क्या उम्मीदें लगा रखी और उन्हें क्या मिला? सिर्फ बढ़ी हुई कीमतें और झूठे वादे। आप सही कह रहे हैं, पर और मिस फातिमा, आपका इस तरह की खबरें छापना भी दरअसल झूठी तसल्ली देना और लोगों को बहलाए रखना ही है। सब्जेक्टिव पैरानॉर्मल मेंटल हॉस्पिटल ग्वालियर। रांची। देखा, तो तुम्हारा मतलब एक पागल आया, अपने आप को जज बता के दोबारा इंक्वायरी शुरू कर दी और मुझे गाने पर मजबूर किया। अरे सर ये पागल है सर, की कुछ भी करता है ये। मैं जब सोचता हूँ इसने मुझसे क्या क्या करवाया तो जो मैं अभी कराने जा रहा हूँ उसके आगे ये सब कुछ भी नहीं। क्या करने जा रहे हो तुम? देखो ये तुमने कब? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से लेकर अब तक की एक बात इसमें रिकॉर्डेड है। तुम इसे जानती हो? ये तो पल्लव दास है, परमानेंट रिवॉल्यूशन का हेड, संघर्ष मैगजीन का बदनाम सब एडिटर। वाजपेयी चलाओ गोली, साला बचने ना पाए। तो ऐसा कतई ना करूँ। नहीं, वाजपेयी बेवकूफ मत बनो, वो फटेगा नहीं। हाँ, वो उसका मेन तार डिस्कनेक्टेड। शर्त लगाते हो? हाँ। ये कहाँ से है तुम्हारे पास? ऐसी छोटी मोटी चीजें मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, मौके जरूरत पे काम आ जाती है। पिस्तौल यहाँ डेस्क पे और अपनी मंडली में शामिल हो जाती है। तुम इस टेप का क्या करोगे? 500-600 कॉपी बनाकर इधर-उधर बांट दूंगा, काफी बड़ा स्कैंडल बनेगा। मिस फातिमा, आपको तो खुश होना चाहिए। हाँ, तुम लोग ये सब नहीं देख पाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि अभी मैं इस स्कैंडल की कॉपी को अगर बाहर फेंक देता, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ये सब क्या कर रहे हो तुम? तो तुम्हारा क्या होगा? सोचो क्या होगा? प्लीज बर्बाद हो जाओगे। प्रेस में छपने के लिए कम से कम 1.5 दिन का वक्त तो चाहिए ही। तो तुम ये क्या कर रहे हो? ये बम 5 मिनट में फट जाएगा। नहीं। पागल हो गए हो। तुम इन्हें ऐसे नहीं मार सकते। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। चाहो तो मुझे रोक लो। तुम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। इन्हें मार कर तुम मुझसे बेहतर साबित नहीं हो जाओगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ये सब करके तुम क्या दिखाना चाहते हो? कि तुम एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट किस हद तक जा सकते हो? मिस फातिमा, मैं खुद भी वॉयलेंस पसंद नहीं करता। तो फिर आप ये मजबूरी मिस फातिमा, अत्याचारों को खत्म करने के लिए किसी भी सिस्टम को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है, और ये सब सरकारों को हम एक्सपोज करके ही कर पाएंगे। समझिए आप? तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम बम फटने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हो, तुम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हो। मतलब ये कि जिस सत्ता की जो सारी फोर्सेस हैं लोगों के खिलाफ हथियारों से लैस हैं, मेरे पास सिर्फ यही चारा था मिस फातिमा। बकवास मत करो। नक्सलाइट मूवमेंट की नाकामयाबी को तुम क्या कहोगे? उन्होंने रिवॉल्यूशन की स्पीड को वायलेंस की मदद से तेज करने की कोशिश की जब तक लोग तैयार तक नहीं थे। मतलब उन्हें हथियार नहीं उठाने चाहिए। हाँ, जब सत्ता की सारी फोर्सेस लोगों के खिलाफ हथियारों से लैस है, तो क्या आप बैलेट पेपर्स की मदद से उनके हथियार छीन लेंगी? मिस फातिमा, ये सब हो रहा है डेमोक्रेसी और इंसाफ के नाम पर। You are an extremist, पागल गुंडे। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। चाहो तो मुझे रोक लो। ठीक, मैं तुम्हें
तुम्हें और तुम्हारी इन घटिया हरकतों को एक्सपोज कर दूंगी। मारो मुझे भी। डर लग गया इसके भी। इन सबको बिल्कुल आपके जैसे लोगों की जरूरत है। दुनिया के किसी भी कोने में तुम बच नहीं पाओगे। हाँ, मुझ में तो है, आप में है। ये रही चाबियां मिस फातिमा, मैं तो चला। अब चाहो तो बम खिड़की से नीचे फेंक देना, लेकिन याद रहे नीचे एक आम रास्ता है। या फिर इन्हें बचाना और अपनी कहानी लिखना। हाँ, अगर इन्हें नहीं बचाओ तो आप भी मेरे जैसी एक एक्सट्रीमिस्ट पागल बन जाओ। मैं तो चला मिस फातिमा, सब कुछ आपके हाथ में है। बाय। क्या कर रही है? ब्रावो। कुछ सवालों के जवाब धीरे धीरे नहीं मिलते हैं, खास तौर से मिस फातिमा के पास सिर्फ 30 सेकंड। देखें मिस फातिमा क्या तय करती है। एक मिनट, ये सब जानती है तो? अरे क्या हो पागल से? छोड़ो, छोड़ो, जल्दी करो। मैंने कहा छोड़ो मुझे, छोड़ो। ए वकील, बाहर आओ। अरे क्या किया? मैंने तुम्हारी बात बचाई है। मैंने तुम्हारी बात बचाई। बाबी साहब, कुत्ता, कमीना, कोई बचाओ। अंत चाहे जो भी हो, पर तय करना बहुत जरूरी है। गुड नाइट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जो एक्टर्स हैं अपना अपना परिचय दे दीजिए। प्रतीक शर्मा, भोपाल। पुरुषोत्तम शाह, ग्वालियर। अखंड शर्मा, औरैया, उत्तर प्रदेश। मेघा ठाकुर, भोपाल। विकास जोठे, भोपाल। हरिनारायण चढ़ार, सागर। थैंक यू। हाँ, लाइट में सत्यम आरक, प्लीज आ जाइए। हाँ, म्यूजिक में जो म्यूजिक ऑपरेट कर रहे थे योगेंद्र चंद्रवंश। और दीपक भैया। प्रॉपर्टी में बाकी उनको बुला। प्रिया जी, संगरत्ना जी। अरे आप आइए ना। दीपक सर, जो नकली हाथ और नकली पैर जो बनाया था वो हमारे दीपक सर ने बनाया है। सुबह से आज बम लगाए ना तुमने। आओ आओ ना सुन भाई। ये बैक स्टेज में सहयोग के लिए प्रदीप और जो मेकअप के लिए आए थे हमारे वरिष्ठ रंगकर्मी सीनियर नरेंद्र सिंह राजपूत जी और मुबीना खान जी। कंटेनमेंट एकेडमी की तरफ से आप पूरी टीम को प्रतीक भाई, हाँ, हमारी आप लोग आए, अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड नाइट। अरे सब लोग जी सोनू भैया, सौरभ भाई, सोनू वोनू आ जाओ।